गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है या नहीं होती। ओके, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है। ओके, तो देखिए अगर कोई दो आकृति है, क्या है दो आकृति, जैसे कि यहाँ पर दो आकृति बने हुई है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस दिख रहा है आपको, है ना, बट इतना डिफरेंस नहीं है। तो देखिए अगर दो आकृति इस प्रकार हो, ओके, दो आकृति इस प्रकार हो कि इस आकृति की आकार एवं आकृति दोनों आपस में समान हो। क्या हो? आकार और आकृति दोनों आपस में समान हो। आकार मतलब कि क्या होता है? साइज, यानी कि यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है इसकी आकार यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोण वगैरह सब। ओके, और आकृति ये क्या है? आपका चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। तो ऐसी दो आकृति जिसकी आकार एवं आकृति आपस में पूरी तरह समान हो, इस प्रकार की आकृति को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ओके, यानी कि ये दो चतुर्भुज आपस में सर्वांगसम कब होंगे? जब इसके कोण, इसके संगत कोण, मतलब इसके कोण, इसके चारों कोण है ना आपस में समान हो, इसकी चारों भुजाएं भी आपस में समान हो। तो इस प्रकार की अगर दो आकृतियां हैं जिसमें उसके सारे कोण और सारे भुजाएं, उसके सारे संगत भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो। जैसे कि अगर कोण H जो है कोण Z के बराबर हो, कोण G कोण Y के बराबर हो, कोण E के बराबर कोण W हो, F के बराबर कोण X हो, वैसे ही भुजाएं HG के बराबर ZY हो, ओके, आपका GF के बराबर YX हो, वैसे ही EF के बराबर WX हो और HE के बराबर ZW हो। तो इस प्रकार की अगर दो आकृतियां जिसकी कोण और भुजाएं आपस में समांतर हो, आपस में बराबर हो, समांतर में आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृति कहते हैं। अब समझते हैं कि क्या सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। तो देखिए यहाँ पर दो चतुर्भुज दिया गया है, पहला है EF और H, दूसरा चतुर्भुज है WXY और Z। ओके, यहाँ पर दो चतुर्भुज है, दोनों क्या है? आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम है का मतलब क्या है? इसके कोण जो है आपस में बराबर होंगे, इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। ओके, तो देखिए दोनों सर्वांगसम है, इसलिए इनकी संगत आसन्न भुजाओं की माप व संगत आसन्न कोण की माप आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों चतुर्भुजों के आपस में संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगे। ओके, यानी कि जो EF है आपका, क्या है? EF कहाँ गया? ये EF ये होगा WX के बराबर होगा, इसके बराबर होगा WX के। वैसे ही FG जो है आपका XY के बराबर होगा। ओके, और आपका GH, ये GH है ये आपका YZ के बराबर होगा, और आपका HE ये जो है ZW के बराबर होगा। यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, इनके जो संगत भुजाएं हैं इसका अनुपात निकालते हैं। संगत भुजा का मतलब क्या? इस भुजा का संगत भुजा क्या होगी? ये भुजा। ओके, इसके संगत क्या होगी? ये, इसके संगत होगी ये वाली भुजा, और इसके संगत होगी ये भुजा। तो अगर हम इन सभी भुजाओं के, इन दोनों चतुर्भुज के संगत भुजाओं का अनुपात निकालें, ओके, तो क्या होगा? EF बटे WX। ओके, EF बटे क्या होगा? WX। वैसे ही FG के बटे क्या होगा? XY, YZ के बटे क्या होगा? GH, और ZW के बटे क्या होगा? HE। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। और क्योंकि ये चतुर्भुज क्या है? आपस में सर्वांगसम है, आपस में बराबर है, इनकी भुजाओं का मान भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जैसे कि अगर EF का मान 5 सेंटीमीटर है तो WX का मान भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, दोनों भुजाओं का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो क्योंकि दोनों भुजाओं का मान बराबर होगा तो इसे भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसी सभी भुजाओं को भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? एक एक प्राप्त होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है, इसलिए। तो यहां से क्या होगा? EF बटे WX बराबर होगा FG बटे XY के। ओके, और GH जो है बराबर होगा YZ के, मतलब GH बटे YZ बराबर होगा HF बटे WZ के। ओके, तो सबका मान कितना आएगा? सबका मान जो है 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पास क्या है? जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है? सब आपस में बराबर है, आपस में समान अनुपात के हैं, आपस में समानुपातिक है। ओके, हम बराबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपस में समानुपातिक है। तो ये जो चतुर्भुज है, ये दोनों चतुर्भुज, इसके सभी भुजाएं क्या है? आपस में समानुपातिक है, आपस में समान अनुपात के हैं। ओके, इसलिए देखिए क्योंकि दोनों चतुर्भुजों की भुजाएं समानुपातिक हैं, इसलिए ये चतुर्भुज
समरूप होंगे, अर्थात सर्वांग में समरूपता की जरूरतें पूरी हो जाती है। ओके, तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि अगर कोई भी आकृति सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या होगा? वह आकृति समरूप भी होगा। ठीक है, आया समझ में? तो याद रखना, अगर कोई भी दो आकृति आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या है? वे दोनों आकृति आपस में समरूप भी होंगे। लेकिन अगर दोनों आकृति आपस में समरूप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपस में सर्वांग सम भी होंगे। ठीक है, इसे याद रखना, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके।